नमस्कार। बीपीएससी की एक नई वैकेंसी हम सभी लोगों के सामने आ चुकी है और ये है कि यानी कि सहायक, यानी अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये पद है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का, यानी जिससे हम लोग कह रहे हैं AEDO, यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। अच्छे खासे पदों की यहाँ पर संख्या बताई गई है, यानी कुल पद जो बताई गई है वो 935 है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इन डिटेल यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इसमें अनरिजर्व्स कितने हैं और साथ साथ में आ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं से संबंधित कुल सीटों की संख्या इसमें पूरी तरह से अंकित किया गया है। साथ साथ में यहाँ पर है कि 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या, उसके बारे में यहाँ पर इन डिटेल इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। साथ में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की, यानी कि 2% कुल पदों की संख्या यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है 19। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण, उनके बारे में यहाँ पर इन डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें बात करें तो जो नोट करने लायक यहाँ पर बिंदु है वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो भी इस समय हम लोग सीट की संख्या बोल रहे हैं कि 935 है, तो यहाँ पर लिखा है कि अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या ये घट बढ़ सकती है। दूसरी बात अगर हम लोग करें वेतनमान के बारे में तो प्रारंभिक वेतन स्तर जो है वह 5 है, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और मूल वेतन कितना है तो 29,200 के बारे में चर्चा किया गया है। साथ में यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर की जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में यह परिवर्तनीय भी है। शैक्षणिक योग्यता की जहां तक बात कर रहे हैं तो इसमें सिंपल बीए यानी कि ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा जा रहा, स्नातक मांगा जा रहा या उसके समकक्ष न्यूनतम इसमें शैक्षणिक योग्यता है। उम्र सीमा अगर ध्यान दीजिए तो यह 1/8/2025 को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी कई बार क्या होता है कि छात्र क्वेश्चन पूछते हैं सर इसमें कैसे गणना किया जाएगा। देखो स्पष्ट लिखा है 1/8/2025 को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए तो अनरिजर्व मेल मेंबर्स के लिए, अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए क्या है तो वह 40 वर्ष है, एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है। साथ में यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो स्पष्ट बताया गया है कि जो सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ छूट की चर्चा की गई है, यानी कि यह 5 वर्ष छूट अनुमान्य है। बाकी इसमें जो भी अन्य सूचनाएं दी गई हैं यहाँ पर स्पष्ट है कि जो भी आप क्लेम करते हैं उम्र सीमा के छूट वगैरह की स्थिति में तो वहां पर आपको सक्षम पदाधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्लियर। अब आती है बात, यदि हम लोग बात कर रहे हैं कि चयन प्रक्रिया के बारे में, यदि हम लोग बात करें तो विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार के चयन के लिए लिखित परीक्षा, यानी कि जो लिखित परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ आयोजन किया जाएगा जिसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यानी कर यहाँ पर जो भी है वह कैसा है तो लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा कैसा होगा तो वस्तुनिष्ठ होगा, ठीक है। और इसमें जो है वह इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट ये भी कर दिया गया है कि न्यूनतम अंक कितना प्राप्त करना है सभी को। तब यहाँ पर सरकार के आदेश के अनुसार चर्चा किया गया है कि सरकार के आदेश के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल होने में सामान्य वर्ग को न्यूनतम कितना लाना है भाई तो 40% लाना है। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को कितना लाना है तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को कितना लाना है 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त
उम्मीदवारों के लिए कितना चाहिए, तो 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये एक पूरा बताया गया है कि आपका जो चयन प्रक्रिया होगा वह एक लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा, और इस लिखित परीक्षा जो होगा वो कैसा होगा, तो वस्तुनिष्ठ होगा, जिसमें न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद ही मेरिट लिस्ट में आप आएंगे और फिर उस पर मेरिट लिस्ट आपके तैयार किया जाएगा। बात आती है दूसरा कि यहाँ पर सिलेबस के बारे में चर्चा होता है, तो क्या क्या है, तो एक सामान्य भाषा है, दूसरा है सामान्य अध्ययन है, और तीसरा है सामान्य योग्यता। सामान्य भाषा दो भाग में बांटे हुए हैं, पहला है इसमें अंग्रेजी, दूसरा है इसमें हिंदी। अंग्रेजी कितने अंक के होंगे, तो 30 अंक के अंग्रेजी होंगे, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सामान्य हिंदी जो है वह 70 अंक को होंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगा, समय 2 घंटा दिया जाएगा। स्वाभाविक है कि क्वालिफाइंग मिनिमर्स 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज, कम से कम 30% मार्क्स आपको प्रत्येक में लाना होगा। ध्यान देने की बात है कि विज्ञप्ति में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक में, यानी कि आपको अंग्रेजी में जो 30 अंक है उसमें 30% आपको लाना होगा क्वालिफाइंग के लिए। साथ में यदि हम सामान्य हिंदी देख रहे हैं तो जो 70 अंक का होगा इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है। क्लियर? यहाँ पर देखो बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सामान्य भाषा यानी कि समान अंग्रेजी समान हिंदी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें प्रत्येक में न्यूनतम 30%, ध्यान दीजिएगा 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात समान अंग्रेजी और समान हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पर विचार ही नहीं किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ में इसे भी ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रश्न यहाँ पर, अब देखो सामान्य अध्ययन जो है, ये सामान्य अध्ययन कितना है, तो ये भी वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। 100 प्रश्न यहाँ से भी रहेंगे, और इसमें भी कितना 2 घंटा दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य योग्यता, जिसे हम लोग जनरल एप्टीट्यूड्स बोलते हैं, ये भी वस्तुनिष्ठ होंगे। इसमें प्रश्न संख्या 100 होंगे, 2 घंटे का समय इसमें भी दिया जाएगा। क्लियर? यहाँ पर जो ध्यान देने की बात यह है कि कई बार छात्र पूछते हैं कि सर नेगेटिव है कि नहीं, तो देखो बड़ा स्पष्ट आयोग ने अपने वेबसाइट्स पे जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें लिखा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान हैं। मतलब है कि जो भी गलत होंगे, ठीक है, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स जो है वह काटे जाएंगे। अब आगे आते हैं तो सामान्य तो भाषा आप समझ चुके हैं। अब हम आते हैं सिलेबस में, तो सामान्य भाषा में क्या क्या प्रश्न होंगे, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि सामान्य अंग्रेजी सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थियों की भाषा संबंधित प्रत्येक प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके, यानी कि इन जनरल आपके पास ऐसे इंफॉर्मेशन होने चाहिए कि जिससे आपको ये यानी कि पता लगाया जा सके कि आप उन भाषाओं के से संबंधित आपके पास जानकारी है कि नहीं है। दूसरा बात अगर हम लोग करते हैं तो सामान्य अध्ययन के बारे में, तो सामान्य अध्ययन स्वाभाविक है कि इन जनरल स्टडीज वही होता है, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत इतिहास तथा बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषता, सामान्य भूगोल, बिहार की प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। तो ये एक पूरा तरह से इन डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो जो सामान्य योग्यता वाले प्रश्न हैं, ये वाला, इसमें अलग अलग यानी कि संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न है, पूर्ण संख्या के अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्या के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, सादृश्य समान सादृश्य, ठीक है, समानता तथा एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंधित अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तीन डिटेल इसमें आपको ध्यान देना होगा। देखो ये आप जरूर, यानी कि परीक्षा हम जब देने जाते हैं तो हमें याद रखना है कि हम फॉर्म भरने के बाद एकदम सीधे तैयारी में नहीं लग जाएं, बल्कि आप सिलेबस को ठीक से समझिए
कि सिलेबस उसमें क्या-क्या लिखा गया है, इसको ध्यान रखना होगा। अब जो तीसरा इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा है कि लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तो आप अपने जो भी वहाँ पर आप कर सकते हो कि दस्तावेज वगैरह आप जमा करेंगे ऑनलाइन में, आप उनकी कॉपी को बढ़िया से सहेज के रखेंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने पर की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। ध्यान दीजिएगा, सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। दूसरा, लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दिया जाएगा। यहाँ पर इन पूरी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक बड़ा स्पष्ट निर्देश है, इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु स्पष्ट लिखा है, पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, पुनर्मूल्यांकन इसका नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आरक्षण से संबंधित जो भी बातें इसमें बताई गई हैं, उनको आप ठीक से पढ़ लीजिए और साथ-साथ में जो अलग-अलग प्रकार के कह सकते हो कि निर्देश जारी किए गए हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होगा। सभी से संबंधित प्रमाण पत्र आपको रखना होगा और ऑनलाइन आवेदन में जहाँ-जहाँ पर जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, उनको आपको बढ़िया से जमा करना होगा। यहाँ पर जो दूसरी बात है प्रमुख, वो ये है कि ऑनलाइन आवेदन कर आरंभ हो चुका है, यानी ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होने की ये 27/8 से ही ये आवेदन आरंभ हो चुका है जमा करना, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है यह 26/9 को निर्धारित किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लेकिन जो भी आप क्लेम करते हैं उसको बढ़िया से अपने पास रख लीजिएगा, ताकर के कभी आवश्यकता पड़, यानी कि जब आप मेधा सूची में आ जाइए, तब आपको जब प्रमाण पत्र की जांच होगी तो वहां पर आप अपने सभी कॉपी को वहां पर रख सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट्स पर चले जाइएगा। इस वेबसाइट्स पर जाकर के ये बाकी निर्देश का पालन कर लीजिए, यानी कि जो भी इसमें बताया गई है उन सभी बातों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और उसी तरह से आवेदन कीजिए। यहाँ पर देखो, आयोग ने बड़ा स्पष्ट पूरी तरह से निर्देश जारी कर दिया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी, इंस्ट्रक्शन फॉर द डीजी लॉकर्स अकाउंट क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोफाइल क्रिएशंस क्या होगा। साथ में अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेशंस, इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो माय अकाउंट टैब। ठीक है, तो अगर ये कहें तो पूरी तरह से आयोग ने स्पष्ट यहाँ पर कह सकते हो कि अपने निर्देश जारी किए हैं। हम लोग को देखो ध्यान 2-3 बातों को रखना है। सबसे पहला ये है कि बहुत अच्छे इस बार अवसर हम लोग के पास आया है, आप इस अवसर को उपयोग कीजिए। क्लियर, सिलेबस को ध्यान में रखिएगा और सिलेबस को ध्यान में रख कर ही आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। यानी चूंकि ऑब्जेक्टिव तरह के प्रश्न हैं तो इसमें ये नहीं समझना है कि सर ऑब्जेक्टिव जैसा प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कई बार इन डिटेलिंग इतने ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं कि कई बार समस्या हो जाती है हम लोगों को कि हम कैसे ऐसे प्रश्नों को बनाएं। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन यानी कि ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अगर हैं, तो हम किसी भी तरह से इसकी तैयारी कर लें जैसे तैसे। नहीं, खूब डिटेल से अच्छी किताबों, अच्छी पुस्तकें जो भी अवेलेबल है बाजार में उनको पढ़िए और इन डिटेल यानी कि अच्छे से, क्योंकि देखो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं ये एक तरह का सिंपल हो जाता है, मैथमेटिक्स वाला मामला हो जाता है। अगर आ रहा है तो बन जाएगा, और यदि आपको नहीं ये आ रहा है तो स्वाभाविक है कि फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इसमें किसी भी तरह का साक्षात्कार नहीं है, यानी जो भी मेरिट तैयार होगा वो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आपको मिले हैं इनमें जो भी आपने किया है उसी आधार पर मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ पसंद आया होगा। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिए और वेबसाइट्स पे जा कर के
जो भी आपके पास जो कह सकते हो कि कन्फ्यूजन्स है, उन इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर ज़रूर जाकर के देख लीजिए। धन्यवाद।